नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में जो वीडियो नंबर 2 है, इसमें 2025 एसएससी जीडी के क्वेश्चन नंबर 31 से 60 तक इसमें डिस्कस किया गया है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है 31 प्रश्न है, तुर्रा किस पहाड़ी पर स्थित है जो हल्के अत्यंत आर्द्र कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आर्द्र का मतलब होता है जहां बारिश अधिक होती है। ऑप्शन है खासी पहाड़ी, लौर पहाड़ी, गारो पहाड़ी और जैंतिया पहाड़ी। सही आंसर है मेरे हिसाब से गारो पहाड़ी। तो ये आपको पता होगा कि मेघालय में गारो, खासी और जैंतिया तीन छोटे छोटे और मध्यम ऊंचे क्षेत्र के पहाड़ियां हैं और यहाँ की जनजातियां भी हैं। इसी में गारो क्षेत्र में, गारो पहाड़ी में यह एक नगर पालिका है। ये जो तुर्रा है वह क्या है, एक नगर पालिका शहर है। नगर पालिका शहर है, ठीक है। और ये नोरकेक पर्वतमाला के, नोरक्रेक पर्वतमाला का हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पर गारो हिल्स भी स्थित है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं गारो पहाड़ी, गारो हिल्स। ठीक है, याद रखेंगे मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया, गारो, खासी, जैंतिया, ये तीन पहाड़ियां हैं और तीन जनजातियां भी हैं। इसी में यह क्षेत्र स्थित है। यहाँ का कहा जाए कि गारो जो हिल्स है, ये गारो हिल्स मेघालय का, गारो हिल्स को मेघालय का हृदय कहा जाता है। मेघालय का हृदय कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुशीलन समिति और युगांतर किस प्रकार की गतिविधियों से संबंधित थे। पहला ऑप्शन है संवैधानिक सुधार, अहिंसक विरोध, क्रांतिकारी गतिविधियां और सामाजिक सुधार। यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए क्रांतिकारी गतिविधियां। देखेंगे कि अनुशीलन समिति नाम से लगता है एक अहिंसक या ऑर्गेनाइजेशन है, पर यह बंगाल का सबसे बड़ा हिंसक ऑर्गेनाइजेशन था और इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है, अनुशीलन और युगांतर। देखेंगे अनुशीलन एक गुप्त समिति थी, गुप्त समिति थी, यह काफ़ी हिंसक थी। ठीक है, इसके संस्थापक थे प्रमथ नाथ मित्र। इसकी स्थापना हुई थी 1902 में और यह ढाका से संचालित होता था। दूसरी तरफ युगांतर एक बंगाली पत्रिका है, ये बंगाली समाचार पत्रिका है। ठीक है, इसकी स्थापना 1906 में हुई थी और यह किस क्षेत्र में था, इसका स्थान था कलकत्ता। ठीक है, और यहाँ देखेंगे कि इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक में वारिंद्र कुमार घोष, वारिंद्र कुमार घोष ये इसके प्रमुख संस्थापक थे। पर अगर वारिंद्र कुमार घोष नहीं मिलते हैं, है ना, तो उनके भाई अरविंद घोष भी आंसर सही हो सकता है, क्योंकि ये उनके साथ में थे और इनके एक पत्रकार भी थे। ठीक है, इनके साथ में दत्त साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से क्या 9वीं पंचवर्षीय योजना का विषय था। ऑप्शन है सार्वजनिक क्षेत्र का विकास और तीव्र औद्योगिक विकास, दूसरा है गरीबी दूर कर आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, तीसरा है समावेशी विकास और सामूहिक विकास को बढ़ावा देना, चौथा है सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास करना। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। चलिए यहाँ से 9वीं पंचवर्षीय योजना से कुछ प्रश्न आते हैं। तो पहला प्रश्न होगा 9वीं पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी, तो 1997 से 2002 का यह पीरियड था। ठीक है, इसमें देखेंगे क्या बढ़ावा दिया गया था, तो निजी क्षेत्र को, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना था, भागीदारी को बढ़ावा देना था। ठीक है, सरकार सभी काम अकेले नहीं कर सकती है, प्राइवेट और निजी क्षेत्र के लोग आते हैं तो क्षेत्रीयता का फायदा उठा करके तेज गति से विकास किया जा सकता है। ठीक है, और
इसमें लक्ष्य क्या रखा गया था, 6.5% और प्राप्ति हुई 5.4%। तो कह सकते हैं कि यह आंशिक रूप से असफल रही, आंशिक रूप से असफल पंचवर्षीय योजना थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें। राज्य की विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट की अधिकतम सदस्य संख्या राज्य विधानसभा के कुल सदस्य संख्या की ... निर्धारित की गई है। ऑप्शन है 1/3, 1/4, 1/5 और 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा 1/3। देखेंगे किसी भी विधानसभा में जितने सदस्य होंगे उसका 1/3 सदस्य विधान परिषद में हो सकता है या उससे कम होगा, 1/3। लेकिन किसी भी कंडीशन में 40 से कम नहीं हो सकता, यानी कि विधान परिषद की सदस्य संख्या क्या होगी, विधानसभा गुणे 1/3। अब मान लेते हैं कि हमने एक एग्जांपल लिया तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना का विधानसभा है 119 और इसका 1/3 से इसको मल्टीप्लाई कर दे या 3 से भागा दे तो ये लगभग अप्रॉक्स में 40 आ सकता है। ठीक है, तो 40 विधान परिषद की सदस्य संख्या हो गई, यानी तेलंगाना विधान परिषद कितना हो गया, 40। किसी भी कंडीशन में 40 से संख्या कम नहीं होगी, लेकिन अपवाद भारत में हो सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासित भरतनाट्यम नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम को 2024 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, पहला देखेंगे ऑप्शन है पद्मश्री, पद्म विभूषण, सी है ऑप्शन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और डी है पद्म भूषण। सही आंसर होगा ऑप्शन बी पद्म विभूषण। ठीक है, देखिए यहाँ पर 4 प्रश्न बनते हैं। ठीक है, पहला पद्मा सुब्रमण्यम किस व्यक्ति को 2024 में भरतनाट्यम के लिए पुरस्कार दिया गया, तो पद्मा सुब्रमण्यम। ठीक है, स्थान क्या था, तो यह ये कह सकते हैं कि भरतनाट्यम करने वाली यह नृत्यांगना किस शहर से संबंधित हैं, तो कहेंगे यह चेन्नई से संबंधित हैं। चेन्नई कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि इनका क्षेत्र कौन सा था, तो भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। इसके अलावा इन्हें पुरस्कार कौन कौन से मिले, तो पहला पुरस्कार 2024 में मिला पद्म विभूषण। उसके बाद देखेंगे 2003 में पद्म भूषण और 1981 में पद्मश्री। ये तीनों उनको पुरस्कार अब मिला करके मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें। नागालैंड का कौन सा उत्सव हर साल 1 दिसंबर को शुरू होता है। ऑप्शन है ए बांग्ला उत्सव, बी लोसुंग उत्सव, सी हॉर्नबिल उत्सव और डी बिहू उत्सव। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हॉर्नबिल उत्सव। देखेंगे कि नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर तक प्रतिवर्ष यह त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार, हॉर्नबिल त्यौहार। और हॉर्नबिल त्यौहार क्या है, तो यह एक पक्षी है, यह एक पक्षी के नाम पर त्यौहार मनाया जाता है। और हॉर्नबिल को त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है, त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है, दैट इज फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल। ठीक है, ये हॉर्नबिल पक्षी नागालैंड का सबसे चर्चित और विश्वसनीय पक्षी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से किस हस्ती द्वारा राग लासवंती, कहीं कहीं ऑप्शन में लाजवंती भी मिलेगा, की रचना की गई। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे अमजद अली खां, दूसरा है तानसेन, तीसरा है उस्ताद अली अकबर खां और चौथा है रोनू मजूमदार। तो यहाँ सही आंसर होगा उस्ताद अली अकबर खां। अब उस्ताद अली अकबर खां से 2-3 प्रश्न आ सकते हैं। पहला प्रश्न कि इनका घराना क्या था, तो घराना बोलेंगे मैहर। देखेंगे
कि उस्ताद अली अकबर खां क्या बजाते थे या उनका क्षेत्र क्या था, तो बोलेंगे वाद्य यंत्र क्या था, वाद्य यंत्र, तो कहेंगे यह सरोद वादक थे, सरोद वादक। उसके बाद प्रश्न हो सकता है कि उस्ताद अली अकबर खां का संबंध किस क्षेत्र से है, तो कह सकते हैं कि यह भारत की आज़ादी से पहले ही थे, इनका जन्म बांग्लादेश में हुआ था। ठीक है, कोमिला जिला का शिवपुर गांव में इनका जन्म हुआ था और इनका हाल ही में निधन हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक घाटा क्या है, प्राइमरी डेफिसिट किसे कहते हैं। ऑप्शन है कुल घाटा माइनस ब्याज भुगतान, दूसरा है कुल घाटा प्लस ब्याज भुगतान, तीसरा है ब्याज घाटा माइनस पूंजीगत प्राप्तियां, चौथा है राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत प्राप्तियां। सही आंसर होगा कुल घाटा माइनस ब्याज भुगतान। देखेंगे कि मेरी व्यापार में जो घाटा हुआ वह था 50 लाख। ठीक है, इस साल मुझे व्यापार में 50 लाख घाटा हुआ, लेकिन इसमें मैंने 10 लाख EMI का इंटरेस्ट भरा है, यानी कि हमने सूद भरा है। तो हमको पता था कि 10 लाख हमको हर साल भरना है या देना है, तो टोटल कितना हो गया 50 माइनस 10 यानी कि 40 लाख मेरा प्राइमरी घाटा हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, 2023 में महिला एशियाई हॉकी का शुभंकर जिसका नाम जूही है किस जानवर से प्रेरित है। ऑप्शन है मोर, हाथी, स्वैम्प डियर और शेर। यहाँ सही आंसर होगा हाथी। ठीक है, देखेंगे कि इससे बहुत सारे फैक्ट्स निकल सकते हैं। पहला, महिला एशियाई हॉकी है ना, महिला एशियाई हॉकी 2023 कहाँ हुआ था, तो ये झारखंड में हुआ था। झारखंड में कहाँ हुआ था, तो ये रांची में हुआ था। ठीक है, और इसने क्या किया, इसने जापान को भारतीय टीम ने 4-0 से हराया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि यह भारत का कहवा था, तो भारत दूसरी बार विजेता बना, यानी भारतीय महिला टीम ने दूसरी बार यह खिताब जीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस उत्तर पूर्व राज्य की साक्षरता दर उच्चतम है। नॉर्थ ईस्ट में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। ठीक है, यहाँ पर सही ऑप्शंस हैं मणिपुर, असम, मिजोरम और नागालैंड। तो यहाँ सही आंसर है मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इससे और क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन बनता है कि 2025 में मिजोरम पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना, साक्षर राज्य बना। भारत में पहली बार कोई राज्य पूर्ण साक्षर बना जो नॉर्थ ईस्ट का है, तो वो मिजोरम है। और यहाँ से 2 साल पहले ही 2023 में MP का मंडला जिला, मंडला डिस्ट्रिक्ट भारत का पूर्ण साक्षर जिला बना। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रागैतिहासिक कालों के वर्गीकरण के लिए 3 काल प्रणाली 3H सिस्टम की शुरुआत किसके द्वारा की गई। ठीक है, ऑप्शन है वारेन हेस्लर, बी जॉन मोरे, सी रॉबर्ट थॉम्सन और डी क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉम्सन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉम्सन। ठीक है, 3H सिस्टम क्या है, तो 3H सिस्टम यहाँ पर 3H सिस्टम ये क्या होगा, तो इसको 3 वर्गों में बांटा गया। पहला पाषाण काल बोलेंगे, यानी कि पाषाण काल बोलेंगे इसको, स्टोन एरा या स्टोन एज। दूसरा है
कांस्य युग या यूं कहें कॉपर एज, ठीक है। तीसरा है लौह युग या आयरन एज। इन तीनों को क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉम्सन ने सबसे पहले इसको क्लासिफाइड किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अक्टूबर 2024 में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली के 7वें सत्र की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है पहला प्रहलाद जोशी, दूसरा उमेश यादव, तीसरा जेपी नड्डा, चौथा अमित शाह। सही आंसर होगा प्रहलाद जोशी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसे एक क्वेश्चन और बन चुकी करंट का क्वेश्चन है कि 2024 से 26 के लिए भारत को इसकी अध्यक्षता सौंपी गई। यह भारत के बढ़ते कद और स्थिति का परिचायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। WTO का प्राथमिक कार्य क्या है? WTO पहला ऑप्शन है केवल घरेलू व्यापार को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना और निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी वैश्विक पर्यटन को विनियमित करना, रेगुलाइज करना, डी विकासशील देशों का वित्त पोषण करना। तो यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार यानी लिबरल बनाना, निष्पक्ष व्यवहार करना, बायस नहीं होना और इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करना, ठीक है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन WTO से पूछे जाएंगे, ठीक है, या पूछे जा सकते हैं। तो क्या क्या पूछे जा सकते हैं कि WTO क्या है? तो बोलेंगे इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दे सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन दे सकता है कि इसका मुख्यालय या हेड ऑफिस कहाँ है? तो ये कह सकते हैं जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी मुख्यालय है। इसके बाद क्वेश्चन दे सकता है कि इसमें सदस्य देश कितने हैं या मेंबर्स कितने हैं? तो 166 मेंबर हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन दे सकता है कि इसके प्रमुख कौन है या इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसके प्रमुख हैं नोगोन्जी ओकोंजी इबोला। चलिए इतना फैक्ट्स हमेशा WTO से पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ऑक्सीजन रहित एनॉक्सिजेनिक प्रकाश संश्लेषण कराने या करने में बैक्टीरिया इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में निम्नलिखित में से किस यौगिक या कंपाउंड का यूज करते हैं? ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है जल और चौथा है हाइड्रोजन सल्फाइड। सही आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड दैट इज H2S। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। भारत सरकार ने भारत के युवाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय युवा नीति नेशनल यूथ प्रोग्राम या पॉलिसी NYP किस वर्ष आरंभ की? ये भी करंट का क्वेश्चन है। सही ऑप्शन है 2015, 2018, 2014, 2016। सही होगा आंसर 2016 दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने केंद्रीय सरकार और प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन की कितनी सूचियों का प्रावधान किया है? ठीक है, ऑप्शन है 2 सूचियाँ, 3 सूचियाँ, 4 सूचियाँ और 1 सूचियाँ। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3 सूचियाँ। ठीक है, तो यहाँ पर 3 सूचियाँ कौन कौन हैं इससे क्वेश्चन दिया जा सकता है। ठीक है, ये 7वीं अनुसूची में अभी संविधान में शामिल है। ठीक है, इसमें 3 अनुसूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची को बोलते हैं हम लोग यूनियन लिस्ट, राज्य को बोलते हैं स्टेट लिस्ट और इसको बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, जिस मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है उसे हम लोग संघ सूची कहते हैं, यूनियन लिस्ट कहते हैं, और जिन मुद्दों पर सिर्फ राज्य सरकार को पावर है कि वो कानून बना सकती है उसे राज्य सूची कहते हैं,
और जिस पर दोनों को बनाने का अधिकार दिया गया है उसको हम लोग समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। लेकिन अगर इन दोनों में दोनों अपोजिट कानून बनाते हैं या डिफरेंट कानून बनाते हैं, उस कंडीशन में संघ को या यूनियन गवर्नमेंट को प्राथमिकता दी जाएगी। सपोज करना है कि जैसे देखेंगे यूनियन लिस्ट में, जैसे हमने कहा जनगणना, ठीक है, यूनियन लिस्ट में जनगणना यानी कि सेंसस ये केंद्र सूची का मुद्दा है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे एग्रीकल्चर यानी कृषि ये राज्य सूची का मुद्दा है, ठीक है, और शिक्षा ये समवर्ती सूची का मुद्दा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। YS जगन मोहन रेड्डी जिन्होंने 2024 में अपना मुख्यमंत्री पद खो दिया, सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस पार्टी से संबंधित थे? ऑप्शन है यूजन श्रमिक राइथो कांग्रेस पार्टी YSRCP, बी है जनसेना पार्टी JSP, सी है इंडियन नेशनल कांग्रेस INC और डी है तेलुगु देशम पार्टी TDP। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए YSRCP। यहाँ पकड़िए YS जगन मोहन रेड्डी, तो YS तो मैच कर गया है ना। देखेंगे कि ये आंध्र के CM थे, इन्हें त्यागपत्र देना पड़ा और इनके पिता YS राजशेखर ये एक्स CM आंध्रा के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वथन और वाष्पीकरण क्रमशः डैश और डैश परिघटनाएं हैं, यानी कि क्वथन दैट इज बॉइलिंग, वाष्पीकरण दैट इज वेपोराइजेशन किस प्रकार की घटनाएं हैं? ऑप्शन है सतही और स्थूल, स्थूल और स्थूल, स्थूल और सतही। ऑप्शन नंबर डी सतही और सतही। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्थूल और सतही, ठीक है। अब पकड़ना है कि स्थूल और सतही में डिफरेंस क्या है। स्थूल और सतही देखेंगे, सतही हो गया सरफेस पर, ठीक है, स्थूल हो गया कि ऑल टोटल पार्ट्स पर, ठीक है। दूसरा हो गया कि यह धीमी प्रक्रिया है, ठीक है, ये है फास्ट प्रोसेस, ठीक ना। इसमें हमने कहा वाष्पीकरण, ठीक है, और इसमें हमने कहा उबालना यानी कि पानी का उबालना। तो आप देखिएगा वाष्पीकरण पानी के टॉप लेयर पर क्या बोलते हैं गर्मी पड़ने से वो वेपोराइड होकर धीरे धीरे ऊपर जाता है। यह सुबह दोपहर शाम रात हमेशा होता है, पर दोपहर के समय गर्मी जब पड़ती है तो इसकी स्पीड थोड़ी अधिक होती है। लेकिन इसकी अपेक्षा उबालना दैट इज बॉइलिंग पॉइंट है ना, या बॉइलिंग होना एक तेज प्रक्रिया है और पूरे वो बॉडी में एक जैसा टेम्परेचर डाला जाता है जिससे पानी का उबलना होता है और ये 100 डिग्री से ऊपर होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। रासलीला राधा और कृष्ण के आध्यात्मिक और शाश्वत प्रेम पर आधारित किस शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक है? ऑप्शन है ए मणिपुरी, बी छऊ, सी सतिया और डी ओडिसी। तो यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मणिपुरी। जिस प्रकार उत्तर भारत में हम राम और सीता की अधिक मान्यता को ग्रहण करते हैं या उनकी पूजा करते हैं, ठीक है, डिवोशन देते हैं, उसी प्रकार मणिपुर में राधा और कृष्ण की रासलीला को सबसे ज़्यादा स्वीकार किया गया है और उनके लिए डिवोशन दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 के उपलक्ष्य में खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट कितने शहरों में आयोजित किया गया था? ऑप्शन है 20, बी 15, सी में 10, डी में 5। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखेंगे 10, इंडिया 10 का दम, नाम से ही लग रहा है कि इसमें 10 अंक का ज़्यादा वैल्यू है। यह 2023 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ठीक है, और इसमें 10 शहरों में यह गेम आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? ठीक है, ऑप्शन है ए अनुच्छेद 25 आर्टिकल 25, बी अनुच्छेद 19 ए का ए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 एक का सी, अगला है अनुच्छेद 14 ए का डी। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19 ए का एक। ठीक है, देखेंगे
भाषण और अभिव्यक्ति, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भारत के मौलिक नागरिकों के मौलिक अधिकार संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल 19(1) का ए से संबंधित है। इसमें क्या है, आप भाषण दे सकते हैं। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता आपसे संबंधित होगा, प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, उसके बाद है आपका आरटीआई, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी इसकी स्वतंत्रता है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि यहाँ एक चीज़ और ध्यान देना कि भाषण तो दे रहे हैं, यानी स्पीच की स्वतंत्रता है, लेकिन हेट स्पीच, जिससे घृणा फैलती हो और नफरत फैलता हो, इसकी स्वतंत्रता नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना IAF के वायुसेना प्रमुख CAS बने? ऑप्शन है ए एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, बी एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोवा, सी एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया और डी एयर चीफ मार्शल AP सिंह। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एयर चीफ मार्शल AP सिंह। देखेंगे AP सिंह से कुछ प्रश्न आएगा कि ये कैवे हैं, तो कह सकते हैं ये 28वें CAS है। ठीक है, और इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी का, विवेक राम चौधरी का स्थान लिया है। ठीक है, और कब हुए, तो 30 सितंबर 2024 को ये बने थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कलामंडलम गोपी को विश्व स्तर पर किस नृत्य शैली के प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है? ठीक है, सही आंसर होगा, ऑप्शन होगा ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथकली और मोहिनी अट्टम। तो यहाँ सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कथकली। ठीक है, ध्यान रखना है कि कलामंडलम गोपी, यह व्यक्ति किससे संबंधित है, कथकली से। अगला क्वेश्चन आ सकता है कथकली कहाँ का है, तो बोलेंगे केरल का यह शास्त्रीय नृत्य है या शास्त्रीय गान है। ठीक है, देखेंगे कलामंडलम गोपी से एक प्रश्न आ सकता है कि इनका नया नाम या ये इनका सामाजिक नाम है, इनका बचपन का क्या नाम है? बडक्के मंदलत गोविंद नायर, ये इनका बचपन का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कॉफ़ी और चाय में कौन सा यौगिक व्यापक रूप से पाया जाता है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी सक्रियता होती है? ऑप्शन है ए कुरकुमिन, बी एंथोसाइनिन, सी क्लोरोजेनिक एसिड और डी लाइकोपिन। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोजेनिक एसिड। और इससे दूसरे प्रश्न आ सकते हैं कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, तो यह क्या क्या करेगा, बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है। तो इसमें कौन कौन बीमारी होंगे, तो कह सकते हैं हृदय को लाभ देता है। ठीक है, वजन को कंट्रोल करता है या वजन घटाता है। ठीक है, सूजन को कम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत ने डैश के समाजवादी आदर्शों से प्रभावित होकर 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की। ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी भीमराव अंबेडकर, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी राजेंद्र प्रसाद। सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और आपको जानते होंगे कि जवाहरलाल नेहरू समाजवादी आदर्शों से प्रेरित व्यक्ति थे, इसलिए महात्मा गांधी ने इन्हें अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना था। जवाहरलाल नेहरू से कुछ और प्रश्न दे सकते हैं। पहला, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था, तो कह सकते हैं कि 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद या प्रयागराज में इनका जन्म हुआ। ठीक है, और ये 14 नवंबर को हम लोग चिल्ड्रंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, चिल्ड्रंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, बच्चे इन्हें चाचा नेहरू के नाम से
जानते हैं या चाचा नेहरू के नाम से ज़्यादा चर्चित है। इनका एक बुक है जो सबसे चर्चित है, वह बुक का नाम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इन्होंने बहुत सारे बुक लिखे हैं। खगोल विज्ञान में कैसियोपिया उत्तरी आकाश में एक तारामंडल है जिसे इसके कितने चमकीले तारों के समूह से आसानी से पहचाना जा सकता है। ऑप्शन है ए 9, बी 3, सी 5, डी 7। तो यहाँ पर सही आंसर होगा सी 5। देखेंगे हर तारामंडल का एक निश्चित आकार होता है, उसमें तारों की संख्या होती है, ठीक है। तो इन तारों की संख्याओं को आपस में अगर स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं तो कुछ विशेष जानवर, जीव या एनिमल्स का फिगर बनता है, इसलिए इसे तारामंडल कहा गया है। तो यहाँ पर जो कैसियोपिया है इसका फिगर कैसा बनता है ये ध्यान रखना है। तो इसमें 5 तारे हैं, 1 2 3 4 5। तो इसको अगर आपस में मिलाते हैं स्ट्रेट लाइन से तो यह कुछ इस आकार का दिखेगा, यानी कि देखा जाए ध्यान से, या तो W या तो M, ठीक है। यहाँ पर एक तारा, 2 3 4 और 5। तो ये फिगर पूछेगा तो हम लोग या तो W या तो M कह सकते हैं। तारामंडल से और भी प्रश्न आ सकते हैं कि तारामंडल कुल कितने हैं, तो 88। अगर ऑप्शन में 88 न हो तो कभी कभी 89 भी दे सकता है, ठीक है। 88 ऑप्शन सही है ना। और तारामंडल में देखिएगा जितनी भी राशियां हैं, राशियां या जोड़ी एक, ये सभी निश्चित फिगर वाले हैं, ठीक है। तो इसमें देखिएगा सप्तर्षि तारामंडल, 7 तारे हैं इसमें, ठीक है। इसी को हम लोग उर्सा मेजर या उर्सा माइनर भी बोलते हैं, उर्सा मेजर या उर्सा माइनर, ठीक है। इसी का दूसरा नाम ग्रेट बियर या लिटिल बियर भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 37वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का पुरस्कार किसने जीता। ऑप्शन है ए आरोकिया राजीव, बी श्रीहरि नटराज, सी साजन प्रकाश, डी शिवपाल सिंह। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्रीहरि नटराज, ठीक है। और इससे 37वें राष्ट्रीय खेल से कुछ प्रश्न दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न होगा कि कब हुआ था, तो 2023 में खेल हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, तो यह गोवा में खेल हुआ था। इसमें कुल कितनी स्पर्धाएं थी, तो 43 स्पर्धाएं थी इसमें, ठीक है। और इसमें श्रीहरि नटराज ने कुल कितने पदक जीते, तो 10 पदक जीते, ठीक है। वर्ष कौन सा था, 2023, स्थान क्या था, गोवा, है ना। शुभंकर क्या था, शुभंकर का नाम था मोगा। और थीम क्या था, थीम का नाम था खेलो ऐसे जैसे कोई खेला ना हो या कोई खेल ना सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हैंड स्टैंड, कास्ट, स्प्लिट्स, हैंड स्प्रिंग, ऑन बोल्ट, बैंक, हैंड स्प्रिंग, स्प्लिट लिप और टैप स्विंग ऑन बार्स में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। ऑप्शन है जिम्नास्टिक, तीरंदाजी, तलवारबाजी और स्केटबोर्डिंग। तो यहाँ पर सही आंसर होगा जिम्नास्टिक। देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन चूंकि सार रटे तो नहीं जा सकते हैं। हैंड स्टैंड कास्ट, हाथ में या कमर में चलते हैं रिंग्स को लेकर के घुमाना और उसको नचाना, ये जिम्नास्टिक का क्या बोलते हैं खेल है, और इसमें ये सारे वर्ड प्रयोग किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विश्व का कितना जल मीठे जल यानी फ्रेश वाटर के रूप में मौजूद होने का अनुमान है। ऑप्शन है ए 5%, बी 10%, सी 1% और डी 2.5%। सही आंसर होगा डी 2.5%। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा समंदर का कवर है और समंदर में सिर्फ खारे पानी है। मीठे पानी के रूप में नदी, तालाब, झील, झरना और अंडरग्राउंड वाटर आता है। तो इसमें देखेंगे 97.5% यह समुद्र का पानी है, बचा 2.5% यह मीठा जल है। दोनों को जोड़ दें 100% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
भारत में हरित क्रांति का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? पहला है ऑप्शन औद्योगिक विकास, दूसरा है कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, तीसरा है विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और चौथा है जनसंख्या वृद्धि में कमी करना। यहाँ पर सही आंसर होगा कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना। देखेंगे कि उत्पादकता का मतलब होता है कि प्रति हेक्टेयर या प्रति कट्ठा जमीन में जो नॉर्मल उत्पादन होता था उससे उत्पादन को बढ़ा देना, जमीन उतना ही प्रोडक्शन को तेज करना, ठीक है। और हरित क्रांति से बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं, तो क्या क्या प्रश्न आएंगे? हरित क्रांति, तो हरित क्रांति किसकी देन है? तो बोलेंगे नॉर्मन बोरलॉग। दूसरा, भारत में किसकी देन है? तो बोलेंगे एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन। और ये समय कब था? तो बोलेंगे 1967 से 68 पहली बार भारत में किया गया था, ठीक है। फिर से 1977-78 में दूसरी बार किया गया, और यहाँ पर जब दूसरी बार प्रयोग किया गया तो भारत एक कृषि के मामले में आत्मनिर्भर देश बन गया। याद रखेंगे कि एक समय था जब अमेरिका भारत को गेहूं देता था तो सड़ा हुआ गेहूं, घून लगा हुआ गेहूं हाई रेट पर देता था। तब उस समय एमएस स्वामीनाथन ने नॉर्मन बोरलॉग की सहायता से, ठीक है, मैक्सिको से HYV सीड मंगवाया, ठीक है, हाई यील्ड वैरायटी सीड, और भारत में इसको खेती करने के लिए आरंभ किया। तो सबसे पहले झारखंड बिहार के लोगों को मौका मिला पर इन्होंने इनकार कर दिया। फिर पंजाब हरियाणा के लोगों को, किसानों को वहाँ पर प्रभोग किया गया और उन्होंने इसको अपनाया, और वहाँ पर सारी सुविधाएं थी। कृषि के लिए ज़मीन बड़े बड़े थे, सिंचाई का साधन था, साक्षर किसान थे। इसका फ़ायदा ये हुआ कि वहाँ पर गेहूं के उत्पादन में 500% 500% का ग्रोथ हुआ। किसमें? गेहूं में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।